आज की हमारी मूवी 3 AM एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ स्टोरीज बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि रात 3 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें डेविल अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ होते हैं और उस वक्त ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब ये 3 स्टोरीज भी इसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करती हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक मरी हुई औरत की लाश के बाल काट रहा होता है और जब यह आदमी उन बालों को लेके बाहर जाता है तो उस डेड बॉडी की आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें एक विग शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे 2 लेडीज़ काम कर रही होती है। एक का नाम मिन और दूसरी का नाम मिया होता है। ये दोनों आपस में सिस्टर हैं और ये शॉप दरअसल उनके फादर की है जो कि छुट्टियाँ मनाने के लिए बाहर गए हुए थे और फ़िलहाल ये शॉप उन्हीं को चलानी पड़ रही होती है। इन दोनों की आपस में थोड़ी सी अनबन रहती है तो जिस वजह से मिन तो कोई काम नहीं करती और ज़्यादातर काम मिया को ही करना पड़ता है। इसके बाद शॉप पे एक लेडी आती है जो कि बिग डिस्ट्रीब्यूटर होती है और वो मे को बालों की एक विग देती है जिसे मे अच्छे खासे पैसों में ख़रीद लेती है। जिसके बाद वो थैला साइड पे रख के काम करने लगती है तो वो विग हिलने लगती है जिसे देख के उसका डॉग भी अजीब तरीके से बिहेव करता है जिसे मैं नोटिस नहीं करती। थोड़ी देर बाद वो उस विग को निकालती है और उसे साफ करके विग बनाने लगती है। इतने में पीछे से एक डरावना हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और आहट सुन के मैं जब पीछे मुड़ती थी वहाँ पे कोई नहीं होता। उसके बाद उसकी सिस्टर मेंच नीचे आती है जो अपनी सिस्टर को बताती है कि वो बाहर पार्टी करने के लिए जा रही है जबकि मैया वहाँ पे काम करती रहती है। अब चूंकि रात काफ़ी हो चुकी होती है तो इसलिए वो शॉप बंद करके तो वॉशरूम की तरफ चली जाती है जहाँ पे वो अपनी मेडिसिन लेती है। दरअसल मिया को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसके नाक से ब्लीडिंग आती और जब तक वो मेडिसिन नहीं लेती थी तो ये ब्लीडिंग भी रुकती नहीं थी। लेकिन इस बार तो मेडिसिन लेने के बावजूद भी उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और अपने मुँह को धोने लगती है तो वो देखती है कि सिंक होल में से पानी पास ही नहीं हो रहा। अब वो हाथ डाल के उस होल को साफ करती है तो उसमें से बालों का गुच्छा निकलता है। अब इन बालों के गुच्छे को वो साइड पे फेंक देती है जिसके बाद पानी पास होने लगता है। लेकिन इसके बाद वहाँ से अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगती हैं और जब वो गौर करती है तो वहाँ से एक बहुत डरावना हाथ निकल रहा होता है जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। इसके बाद अचानक ही उसकी आँख खुल जाती है जिससे हमें ये पता लगता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सारा एक ड्रीम था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब इसके बाद उसे सच में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिन्हें फॉलो करके जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि मिंट अपने दोस्तों के साथ अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकाल के मौज मस्ती कर रही होती है। अब मिया ये देख के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिंट और उसके दोस्त कॉरिडोर के अंदर पार्टी कर रहे होते हैं। इतने में उनका दोस्त अंदर जाता है और वहाँ से विग उठा लाता है जिसे पहन के वो अपने दोस्तों को हंसा रहा होता है। दरअसल ये वही विग थी जिसे मिया भी बना रही और जब मिया ये देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे डांटती है और उसे कहती है कि ये विग शॉप के अंदर रख के आओ। अब वो शॉप में जब ये विग रखने के लिए जाता है तो उसे अजीब तरह की आवाज़ आती है। जब शॉप के अंदर वो विग रखने के लिए जाता है तो एक अजीब किस्म का हाथ उसके पीछे होता है जो इसे बुरी तरह से पकड़ लेता है। अब उसके दोस्त की चीखें सुनाई देती हैं जिसे सुन के सभी उसके पीछे भागने लगते हैं तो वो सब देखते हैं कि उसका सर कटा हुआ पड़ा है जिसे देख के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब ये सभी लोग शटर खोल के बाहर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन शटर खोलते समय वो चाबी वहीं पे फंस के टूट जाती है जिसकी वजह से वो यहाँ पे कैद होके रह जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अब ये देखते हुए मिंट की एक दोस्त अंदर भागते हुए जाती है ताकि मेटल की कोई भारी चीज़ ला के इस शटर को तोड़ा जा सके। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी भी चीख की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये सारे दोस्त उसको देखने के लिए अंदर भागते हैं तो देखते हैं कि वो फर्श पे बैठी होती है और हेल्प के लिए अपने दोस्तों को बुला रही होती है। इतने में उसके पेट से एक डरावना हाथ निकलता है जो कि उसे पटक पटक के मारता है जिससे उसकी यहीं पे डेथ हो जाती है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए टेरेस की तरफ भागने लगते हैं। इतने में मिंट का बॉयफ्रेंड एक कमरे में चला जाता है जहाँ पे विग्स पड़ी होती हैं। यहाँ पे अचानक से उसके सामने एक आत्मा आके उसे डरा देती है। दरअसल ये वही आत्मा थी जिसने मिंट के पहले 2 दोस्तों को मारा था। अब मिंट का बॉयफ्रेंड इसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है जिसकी वजह से उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे पड़ी शार्प किलो पे गिर जाता है और वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है।
अब मिंट और मिया भी इस लड़के की लाश को देख लेती हैं। उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा के भागने लगती हैं और क्लीन ड्रायर रूम में जाके छुप जाती हैं, जो कि दरअसल एक थंबर चैम्बर है जहाँ पे चीजों को पिघलाया और सुखाया जाता है। यहाँ पे आते ही वह आत्मा मिया को यहाँ पे लॉक कर लेती है। इसके बाद थंबर चैम्बर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। मिया अपनी सिस्टर को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बढ़ते टेम्परेचर के साथ मिया की हालत और भी खराब होने लगती है। थंबर चैम्बर के लॉक को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं तोड़ पाती। इतने में थंबर चैम्बर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मिंट दूर जाके गिरती है। लेकिन यहाँ पे मिया का कुछ भी अता पता नहीं होता। अब सुबह हो जाती है और मिंट के पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। वो ऐसी हालत देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो मिया से मिंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिंट तो उनके सामने खड़ी है। तो मिंट भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो इसको क्यों नहीं देख पा रहे। इतने में वो देखती है कि उसके पेट में शीशे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि जब ब्लास्ट हुआ था तो एक शीशे का टुकड़ा उसके पेट में चला गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी और वो अब सिर्फ एक आत्मा है। दूसरी तरफ मिया को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा अजीब हो चुकी हैं, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि उस आत्मा ने मिया पे कब्जा कर लिया है। और इसी ड्रॉनी एंडिंग के साथ फर्स्ट स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम टोस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मुर्दा घर में काम करता है। और टोस की ड्यूटी इस घर में रखे हुए एक कपल मैक और चेरी की डेड बॉडी की केयर करना है। दरअसल इस कपल की डेथ उनकी शादी के कुछ दिन पहले हुई थी और इनको एक हफ्ते बाद दफनाना था। यहाँ पे एक रस्म थी जब मुताबिक डेड बॉडी के कुछ दिनों तक टेक केयर करनी पड़ती है और इसके साथ साथ उनका मनपसंद खाना बनाकर उनकी फोटो के सामने सर्व किया जाता है, ताकि उनकी आत्मा खुश होके इस दुनिया को खुशी खुशी छोड़ सके। अब टोस अपने कमरे में सोया होता है तो हम देखते हैं कि चेरी और माइक का शीशे से बना हुआ शोपीस खुद ही हिलने लगता है, जिसमें चेरी वहां से गायब होती है और उसका सिर्फ एक पाँव ही उसके साथ लगा होता है। अब नेक्स्ट सुबह टोस अपना काम कर रहा होता है कि उसे उस कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगती है जहाँ पे उस कपल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और जब वो कमरे का दरवाजा खोल के अंदर आता है तो देख चेरी का कफन यहाँ से हटा हुआ था, जिसके ऊपर एक कैमेलियन बैठा हुआ है और वो कैमेलियन अंदर जाके उसके कपड़ों के अंदर चला जाता है। अब टोस उसको बाहर निकालने के लिए कफन पूरा खोल देता है और यहाँ पे हमें चेरी की डेड बॉडी नजर आती है, जहाँ पे उसके गले और सीने पे टांके लगे होते हैं। इसके साथ ही माइक का कफन थोड़ा सा पीछे हट जाता है, जिसे देख के टोस थोड़ा सा डर जाता है और फिर वो माइक का कफन अपनी जगह पे रखता है, चेरी के कफन को अच्छी तरह से बंद करके दूसरे रूम में चला जाता है। कमरे में टोस को एक बैग मिलता है जो कि इस कपल का होता है, जिसके अंदर एक सीडी, एक कैमरा और एक शो पीस होता है। लेकिन ये सामान निकालते समय वो शो पीस बेड से नीचे गिर जाता है। अब टोस बेड के नीचे हाथ करके उस शो पीस को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो सीडी को डीवीडी में डाल के प्ले करता है, लेकिन वो सीडी भी प्ले नहीं होती। अब वो कैमरे में उस कपल के एंगेजमेंट की तस्वीरें देखने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो तस्वीरें आगे करता है तो उसे कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं जिसमें चेरी बंधी हुई होती है और उसे देखने से ऐसे लगता है जैसे किसी ने इसको मारा हो। अब इन तस्वीरों को देख के टोस अंदाजा लगा लेता है कि माइक एक साइको था जो कि चेरी को टॉर्चर किया करता था और उसकी तस्वीरें भी क्लिक किया करता था। अब टोस को अपने दरवाजे के साथ एक धागा बंधा हुआ नजर आता है, जिसे फॉलो करते वो माइक और चेरी के कमरे तक पहुंच जाता है। यहाँ पे उसे चेरी नजर आती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही होती है और इतने में पीछे से माइक आ जाता है जो उसे खींच के पीछे ले जाता है और साथ टोस से ये भी कहता है कि हमारे घर से चले जाओ वरना इंजाम बहुत बुरा होगा। इतने में टोस की आंख खुल जाती है, जिसका मतलब ये था कि अभी तक वो जो कुछ भी देख रहा था वो सब एक सपना था। अब जैसे ही टोस की आंख खुलती है तो वो डीवीडी खुद ही प्ले हो जाती है, जिसमें वो देखता है कि माइक चेरी को बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा है और उसके हाथ और पांव बांध रहा है, जिसे देख के टोस को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ऐसा आखिर अपने पार्टनर के साथ कौन करता है। इसके बाद टोस उसी कमरे में जाता है जहाँ पे उनकी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। वो देखता है कि चेरी का कफन हटा हुआ है और उसकी डेड बॉडी भी हिली हुई थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि माइक मरने के बाद भी चेरी का पीछा नहीं छोड़ रहा। इसी वजह से वो माइक का कफन वहाँ से हटा अपने मंदिर में ले जाता है, जहाँ पे एक पवित्र धागे के साथ वो इस कफन को बंद कर देता है ताकि माइक यहाँ से कहीं भी ना जा पाए। इसके बाद वो चेरी की डेड बॉडी के पास आता है और उसके जख्मों को स्टिच करने लगता है। इसी दौरान वो चेरी की डेड बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और वो इस डेड बॉडी को बेड पे रखता है और खुद भी इसके साथ सो जाता है।
अब उसे मंदिर से अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो इसको फॉलो करते हुए जूं ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि माई का कफन खुला हुआ है और माई की डेड बॉडी वहाँ पे नहीं थी, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और भाग के अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पे देखता है चेरी की डेड बॉडी भी वहाँ से गायब होती है। इतने में कोई चीज़ उसे बेड के नीचे खींच के ले जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो इनसे बच जाता है। इसी बीच में कोई शो पीस उसकी टांग में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है और वो अपने मंदिर की तरफ भाग जाता है, जहाँ पे वो देखता है माई की लाश पड़ी हुई होती है। यहाँ पे टॉस को एक विजन दिखाई देता है, जहाँ पे उसे नज़र आता है कि चेरी अक्सर खुद को मारने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से माइक उसको बांध के रखता था और उसी दिन भी माइक ने उसे बांधा हुआ था। लेकिन चेरी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे उसने चेरी को खोल दिया और फिर उसने दोबारा से खुद को मारने की कोशिश की। जब माइक ने उसको रोकना चाहा तो उसी शीशे के पीस के साथ उसने माइक का गला काट दिया, जिससे माइक की वहीं पे डेथ हो गई। इसके बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेती है। ये सब कुछ देख के टॉस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चेरी उसको रोक लेती है और इसी वक्त घड़ी पे टाइम दिखाया जाता है, जो कि रात के 3 बज चुके होते हैं। इसके बाद हमें टॉस को चेरी के कफन में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकल पाता क्योंकि चेरी उसके कफन के ऊपर बैठी होती है। और इसी के साथ सेकंड स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। अब बढ़ते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की ऑफिस में काम करने के दौरान ऑनलाइन डेटिंग ऐप चला रही होती है और इसी दौरान 2 और ऑफिस के वर्कर्स बम्प और चिन अपना अवर करके ये लोग घर जा रहे होते हैं कि उन्हें पीछे से आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे एक कटा हुआ सर होता है, जिसे देख के वो बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वो लेडी ऑनलाइन चैटिंग में ही बिजी होती है कि ऑफिस की लाइट खुद ही ऑफ और ऑन होती हैं और इवन के कंप्यूटर्स भी खुद ही ऑन ऑफ हो रहे होते हैं, जिसे देख के ये बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब इसी दौरान 2 लड़के टेबल के नीचे से निकलते हैं और वो हंस रहे होते हैं। दरअसल ये इस ऑफिस के बॉस थे, जो इन ऑफिस वर्कर्स के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं और ये इस वजह से ऐसा करते हैं क्योंकि ये वर्कर्स ओवर टाइम का बहाना बना के काम न करके भी सैलरी से ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। अब उनका एक बॉस कैंटीन से कुछ चीज़ें लेने के लिए जाता है, तो इतने में बम्प और चीन अब दूसरी तरफ बम्प और चीन अपने दूसरे बॉस से घर जाने की इजाज़त मांग के घर चले जाते हैं। इतने में उसे दूसरे कैबिन से आवाज़ आ रही होती है और जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे एक लड़के की आत्मा खड़ी नज़र आती है, तो वो समझता है कि उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। इस वजह से वो लाइट ऑन कर देता है। इसके साथ ही वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब इसके साथ ही उसे फ्रिज से कुछ ऐसी चीज़ों की आवाज़ आती है जैसे कोई फ्रिज से बाहर आना चाह रहा है और वो डर के मारे अपने पाँव के साथ ही उस फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर देता है। इतने में दूसरा बॉस करण वहाँ पे आ जाता है और वो कैंटीन से लाई हुई चीज़ों को फ्रिज में रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसका दूसरा दोस्त नोटिस करता है कि फ्रिज में से कोई आत्मा बाहर निकल रही है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये देखते ही टी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भागते हुए करण के पास पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे आके देखता है कि करण का चेहरा एक ड्रोने फेस में चेंज हो रहा है, जिसे देख के वो खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। अब टी की ऐसी हालत देख के वो दोनों वर्कर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। अब करण भी अपने फेस पे से मास्क उतार देता है और ये तीनों हंसने लगते हैं। दरअसल ये भी एक प्रैंक था जो कि इन तीनों ने मिलकर रचाया था। अब जब करण से बात करता है तो वो कोई रिस्पांस नहीं देता, जिसका मतलब ये था कि गिरते ही टी की मौत हो चुकी थी। इस सिचुएशन को देखते हुए करण वर्कर से कहता है कि तुम लोग घर चले जाओ, मैं अकेला ही सिचुएशन को संभाल लूंगा। अब जब ये वर्कर जाने वाले होते हैं तो टी उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और फिर हंसते हुए कहता है कि कैसा लगा मेरा प्रैंक। दरअसल यहाँ पे टी भी उस प्रैंक के मजे ले रहा होता है और उल्टा उन्हीं पे प्रैंक कर देता है। अब वो सब करण के कमरे की तरफ जाते हैं तो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि करण ने खुद को फांसी लगा के सुसाइड कर ली है, जिसे देख के वो बहुत डरने लगते हैं, चीखने लगते हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये भी एक तरह का प्रैंक था। अब ये सभी लोग घर जाना चाह रहे थे। जब वो घर के लिए निकलने वाले होते हैं तो करण उनसे कहता है कि मैं इस फ्रिज पे लिख देता हूँ कि इसे मैंने ख़राब किया है, वरना सुबह सारे वर्कर यही समझेंगे कि ऑफिस में रात को चोर आए थे। तो वो ये सब कुछ एक कागज़ पे लिख देता है और बॉम्ब से कहता है कि मेरे केबिन से सेलो टेप लेके। उसके कहे के मुताबिक बॉम्ब वहाँ चला जाता है और वहाँ पे टेप देखने लगता है कि अचानक उसकी नज़र उसके दूसरे बॉस टी पे पड़ती है, जिसकी लाश वहाँ पे पड़ी होती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और चीखें मारने लगता है।
अब सभी लोग उसकी तरफ आते हैं और ये सब कुछ देखते हैं। और उसका मतलब ये था कि जब टी नीचे गिरा तो उसके सर पे कोई ऐसी नोकीली चीज़ लगी थी जिसकी वजह से उसकी डेथ वहीं पे हो गई। अब उसके बाद उनके सामने टी की आत्मा आ जाती है कि देख के उनके पाँव से ज़मीन निकल जाती है और केबिन का दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाता है। इसके बाद करण उन दोनों से चाबी लेने के लिए अंदर भेजता है और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि करण की लाश वहीं पे झूल रही होती है, जिसका मतलब ये था कि करण उसी वक्त मर चुका था जब वो फांसी लगाने की एक्टिंग कर रहा था। अब इसके बाद करण की आत्मा भी उनका पीछा करने लगती है, जिसपे वो दोनों वर्कर वहां से बच निकलने के लिए सीढ़ियों का रास्ता अख्तियार करते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस आपस में हंस रहे हो। दरअसल ये दोनों जिंदा होते हैं और अपने जैसे स्टैचू को यूज करके वो इन दोनों वर्कर्स के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ओवर टाइम का बहाना करके सैलरी से ज्यादा पैसे कमा रहे थे और काम भी कोई नहीं कर रहे थे। इस वजह से उनके बॉस उनके साथ प्रैंक करके उनको सबक सिखाना चाह रहे थे। वो इनको सबक सिखाना चाह रहे थे और चाहते थे कि उनके वर्कर बम्प और चिन उनके साथ नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें। अब वो दोनों हंस रहे होते हैं और घर जाने के लिए तैयार होते हैं और जब वो लिफ्ट में सवार होते हैं तो देखते हैं कि बम्प और चिन पहले से वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब करण उनसे कहता है कि कोई ओवर टाइम नहीं लगाएगा। इतने में करण को सिक्योरिटी गार्ड की कॉल आ जाती है, जो कि उसे बताता है कि बम्प और चिन काफ़ी टाइम पहले सीढ़ियों से गिर के मर चुके हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि बम्प और चिन जब ओवर टाइम लगा के घर जा रहे होते हैं तो वहीं सीढ़ियों से गिर के दोनों की डेथ हो जाती है। यानी कि इतने टाइम से करण और टी के साथ जो था वो उनकी आत्मा थी, ना कि बम्प और चिन थे। ये सब कुछ देखते ही उनके पाँव से ज़मीन निकल जाती है और वो समझ जाते हैं कि अब उनकी मौत पक्की है। और इसके साथ ही ना सिर्फ थर्ड स्टोरी बल्कि ये मूवी भी यहीं पे एंड हो जाती है।